अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ओनर रिव्यू सीरीज़। और आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने वाले हैं, इट इज़ द टॉप सेलिंग कार ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ नन अदर दैन सुजुकी ऑल्टो। ये 2019 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी और इसके 3 वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे और लेटर ऑन लास्ट ईयर 2022 में इसका एक और वेरिएंट उसमें एडिशन की गई है सुजुकी की जानिब से। तो आज इस गाड़ी के हम तमाम फीचर्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इसके अंदर फ़ीचर हैं और इसके जो ओनर हैं उनका इसके बारे में क्या फ़ीडबैक है और किस हद तक वो इस गाड़ी से सहमत हैं और इसके ऐसे कौन से यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं कि ये पाकिस्तान की टॉप सेलिंग कार है। और बिफोर स्टार्टिंग द रिव्यू आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन दैट, थैंक यू वेरी मच। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट टुडे। सो आज मेरे साथ हैं फैज़ान जो इस गाड़ी के ओनर हैं। फैज़ान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहरियार, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा फैज़ान, सबसे पहले मुझे ये बताएं कौन सा वेरिएंट है ये ऑल्टो का? शहरियार ये मिडिल वाला वेरिएंट है। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट्स आए थे, VXR, VXL और VX। ठीक है। तो ये VXR है जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। ठीक है, ये मिडल वेरिएंट है। मिडिल वेरिएंट है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने ये गाड़ी कब ली थी? शहरियार दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कार्स दैट केम ऑन रोड। तो ये मैंने 2019 में ली थी। अच्छा, बिल्कुल शुरू में, मतलब जब ये लॉन्च हुई थी उसके बाद ही आपने ले ली? जी जी जी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपने यूज़ में ली थी या न्यू में? मैंने न्यू में ली थी। और कितना बुकिंग इसका पीरियड था? ये गाड़ी मुझे काफ़ी लेट मिली है। इसका बुकिंग पीरियड उस वक्त था कि मुझे 2 मंथ्स में ये डिलीवर हो जाएगी। ठीक है। बट इवेंचुअली इसको तकरीबन 4 महीने लग गए थे। अच्छा, मिलते मिलते। और इसकी क्या आपको इनवॉइस प्राइस क्या मिली थी? इसकी इनवॉइस प्राइस मुझे मिली थी 1110 में। आपको रजिस्ट्रेशन करवा के या फिर? नहीं, विदाउट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, विदाउट रजिस्ट्रेशन। विद रजिस्ट्रेशन आपको तकरीबन कितने में पड़ी थी? 50,000 की रजिस्ट्रेशन थी इसकी। वो मतलब 50,000 की थी। उसके अंदर जो है वो टोकन भी शामिल था जो लाइफ टाइम होता है। ठीक है, ठीक है। यानी तकरीबन आपको 11.5 लाख रुपए में ये उस वक्त 11.5 लाख रुपए में विद रजिस्ट्रेशन मुझे पड़ गई थी। ठीक हो गया। और 2019 से आपने स्टार्ट में ली थी, अब 2023 का स्टार्ट है, तकरीबन 4 साल आपको हो गए हैं। 4 साल हो गए, 3.5-4 साल हो गए। तो अभी तक आपने कितनी गाड़ी ड्राइव कर ली है? शेयर ये ऑलमोस्ट 70,000 चल गई है। 70,000 चल गई है। अच्छा, और अभी तक आपने जितनी गाड़ी चलाई है, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपका ओवरऑल इसके बारे में क्या ओपिनियन है, उसके बाद हम उसकी डिटेल्स में जाएंगे। शेयर ओवरऑल अगर हम इसको कंपैरिजन करें मेहरान से तो ऑब्वियसली बहुत मतलब मेहरान से तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। और अगर हम इस लेवल की प्राइस रेंज गाड़ियों से मुकाबला करें और इसी के लेवल की हैचबैक गाड़ियों से मुकाबला करें, मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट गाड़ी है। ठीक है। और ये लॉन्च भी क्योंकि ये मैंने ख़रीदी हुई है, आप वैसे भी इसका कंपैरिजन कर लें और भी चीज़ों में तो ये बेहतर है। ठीक है। और ये जब लॉन्च भी हुई थी, ये सुजुकी मेहरान की रिप्लेसमेंट में हुई थी और इसके ऊपर काफ़ी एक आफ्टर मार्केट एक प्रेशर था कि सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। बट इसके जो सेल्स स्टैट्स हैं वो इसकी स्टोरी खुद ही बताते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, जब आपने ये गाड़ी ली थी 11.5 लाख की आपको ये पड़ी थी, तो उस वक्त आपका कोई माइंड में बजट था या फिर आप एक इकोनॉमी कार चाह रहे थे और लोकल वर्सेस जापानीज, आपके ये भी माइंड में कोई इस तरह का सीन था या क्या एक प्रोसेस क्या था, थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस इसका ये था कि सबसे पहले मेरे जहन में ये था कि गाड़ी जो है वो ब्रांड न्यू लेनी है मैंने। ठीक है। तो ब्रांड न्यू में देयर वर वेरी फ्यू ऑप्शंस ऑब्वियसली इस प्राइस रेंज में। मतलब फ्यू क्या, मेरा ख्याल है ऑप्शंस और थी कोई नहीं। पिकांटो थी, वो भी इसके बाद आई है। जब मैंने लिया तब पिकांटो भी नहीं आई थी। बिल्कुल। उसके अलावा यूनाइटेड ब्रावो थी, दैट इज मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो शायद किसी को भी लेनी चाहिए। दैट्स एन अदर टॉपिक। ठीक है। और उस वक्त यही एक अच्छी ऑप्शन थी। फिर उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने ऑप्शंस दी कि आप जापानीज़ इंपोर्ट करवा लें। तो जापानीज़ की मैंने ड्राइव की, तो थोड़ा सा मैं आपको इसका और जापानीज़ का कंपैरिजन भी बता देता हूँ यहाँ पे। जापानीज़ की सस्पेंशन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के लिए बनी है। जो भी गाड़ी वो तकरीबन 30-35,000 भी चली है जापानीज़ गाड़ी, उसकी सस्पेंशन इतनी हार्ड है कि वो खड्डों में हमारी रोड्स पे लगती है और वो वक्त के साथ साथ और हार्ड होती जाती है। तो उसके अंदर ये पाकिस्तानी वाला कंफर्ट नहीं है। ये गाड़ी पाकिस्तान के रोड्स के लिहाज से बनी हुई है। सस्पेंशन इसकी पाकिस्तानी रोड्स के अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली। तो आपने कौन सी गाड़ी ट्राई की थी? कोई 660 सीसी के अंदर आपने ट्राई की थी? मैंने ऑल्टो ही 660 ट्राई की थी, जो जापानीज़ वेरिएंट। ठीक है, वो उससे आप सहमत नहीं थे? उस पे मुझे मज़ा नहीं आया। सेकेंडली उसकी जो बिल्ड क्वालिटी अगर हम इंटीरियर की देखें तो वो बेहतर है, मगर एक्सटीरियर में उसके जो फेंडर हैं वो फाइबर के बने हुए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि फेंडर तो सबसे ज़्यादा लगने वाली चीज़ है, तो इतना नाजुक क्यों बनाया गया।
ठीक हो गया। तो मतलब ये चीज़ें आपके माइंड में थी कि आप एक लोकल गाड़ी ही चाह रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, आपको इकोनॉमी कार चाहिए थी जी। और नंबर 3, मुझे ये बता दें कि इस बजट के अंदर 11.5 लाख के अंदर आपको यूज्ड कार मार्केट में अगर आप जाते तो इससे शायद बेहतर ऑप्शंस मिल जाती, तो वो आप उस तरफ क्यों नहीं गए और ये क्यों ली? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूज्ड कार में मुझे इससे शायद सेडान भी मिल जाती, मगर मुझे मेरे जहन में यही था कि वो गाड़ी जो है मुझे 0 मीटर चाहिए। उसका फ़ायदा मुझे अल्टीमेटली यही हुआ कि आज से मतलब 4 साल में मैं आज तक कभी इसकी मेंटेनेंस के लिए मतलब सवाए ऑयल चेंज के अलावा कभी मैकेनिक के पास नहीं गया। ठीक है। तो माइंडसेट यही था कि ब्रांड न्यू कार चाहिए। ठीक है, आप पीस ऑफ माइंड एक चाहते थे। थर्ड जो आपका पॉइंट है कि आपको कोई टेंशन ना हो कोई मेंटेनेंस के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, मुझे उसके बाद ये बताएं कि इस गाड़ी के थोड़ा बहुत फीचर्स के बारे में बता दें कि इसके एक्सटीरियर में क्या फीचर्स हैं, कौन से हेडलैम्प्स हैं इसके, और एक जनरल ओवरव्यू दे दें। फीचर्स शहरयार इसके बिल्कुल बेसिक हैं। ABS इसके अंदर उन्होंने नहीं दिया। सेकेंडली इसके अंदर एयर बैग्स दे दिए। सेफ्टी फीचर्स मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एयर बैग्स इसके अंदर दे दिए, पैसेंजर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी। 2 एयर बैग्स हैं जी। और इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने मतलब इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो आई थिंक प्रोजेक्शन हैं, आई एम नॉट श्योर, हैलोजन लैंप्स, ऑलराइट। उसके अलावा फॉग लाइट्स इसमें उन्होंने नहीं दी। ठीक है। ब्रेक लाइट दे दी है बैक वाली, और बाकी इसके प्रीटी बेसिक फीचर्स हैं जो कि आप को मतलब एक नॉर्मल ड्राइविंग के लिए चाहिए होते हैं। कोई एक्सटेंडेड फीचर्स इसमें नहीं है सच। ठीक हो गया। और इसका जो वेरिएंट आपने VXR चूज़ किया, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक VXR सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसका वेरिएंट है, जो कि मिडिल वेरिएंट है। और व्यूअर्स को मैं ये भी बता दूं कि जो इसका VX वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है, उसके अंदर AC भी नहीं आता, और VXR के अंदर अगर आप आएँ तो उसमें AC कंपनी फिटेड प्रोवाइडेड है। और इसके बाद अगर AGS के अंदर हम जाएँ तो उसके अंदर एक तो ऑटो ट्रांसमिशन है, ठीक है, और नंबर 2 उसका इंटीरियर ड्यूल टोन में डिफरेंट है। उसके अंदर LCD है, बैक कैमरा है, मीडिया सिस्टम है, और उसके अंदर जो है ABS है, जो कि एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छा फीचर है जो कि इसके अंदर भी होना चाहिए था। ठीक है। इसके अलावा उसका इंटीरियर जो है वाइट कलर का है, उसके साइड मिरर्स जो हैं वो कलर्ड हैं, और इस तरह की और चीज़ें हैं। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। इंटीरियर उसका बेज में आता है और इसका कंप्लीट ब्लैक है। तो आपने ये मैनुअल ट्रांसमिशन की वजह से VXR ली थी या फिर वैसे कोई और आपकी पर्सनल चॉइस? मैंने मैनुअल ट्रांसमिशन की वजह से ली थी। मैंने मतलब गाड़ी लेते हुए बहुत रिसर्च की थी, तो मैंने वो उसकी टेस्ट ड्राइव ली थी जो कि ऑटो है। ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ था कि ऑटो जो है वो उसकी ड्राइव में मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था। उसका रीज़न एक ये हो सकता है कि अब आई डोंट नो उसे टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं, मगर जैसे ही आप उसको रेस देते हैं और वो गियर चेंज करती है तो वो गाड़ी एकदम से थोड़ी सी बैठती थी और फिर जो है वो पिक लेती थी। अच्छा, तो उसकी जो है ना उसकी ट्रांसमिशन AGS आती है जी, ठीक है, वो ऑटो गियर शिफ्ट है, इट्स नॉट अ कंप्लीट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसमें इस वजह से थोड़ा सा लैग आता है, खासकर जब छोटी गाड़ी के अंदर हो। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट था जिसकी वजह से आप मैनुअल पे गए। और अभी शायद आपकी इन्फॉर्मेशन में हो कि जो VXR वेरिएंट है इसके अंदर भी AGS आ गया, बिल्कुल। तो अभी आपके पास वो भी ऑप्शन है। तो खैर इसके इंटीरियर की अगर फीचर्स की बात करें, एक तो इसका ब्लैक इंटीरियर आता है कंप्लीट, उसके अलावा इसके थोड़े फीचर्स बता दें। उसके अलावा इसमें उन्होंने ब्लूटूथ दे दिया है, जो इसका मीडिया सिस्टम है, उसके अंदर, जो कि मतलब आपका प्रीटी मच सब कुछ कर देता है। उसके बाद इन्होंने इसका जो माइक है, मतलब आप उस पर कॉल पे बात कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, कोई इसमें वॉइस में वो नहीं आता, जो कि मतलब मेरा ख्याल है कि बाकी गाड़ियों में जो है वो जो आप आफ्टर सेल्स मार्केट लगवाते हैं तो काफ़ी आवाज़ नहीं आती, मगर इसमें अच्छी है। और ओवरऑल इसके स्पीकर्स इन्होंने फ्रंट में 2 दिए थे, बैक में 2 स्पीकर्स की इन्होंने जगह छोड़ दी, मगर स्पीकर्स नहीं दिए, तो वो आफ्टर मार्केट जो है वो लगवाने पड़े। फ्रंट वाले जो है वो बैक में शिफ्ट करा लिए, फ्रंट पे मैंने नए अच्छे वाले थोड़े से लगवा लिए। ठीक है। और उनकी क्वालिटी कैसी है स्पीकर्स? उनकी क्वालिटी प्रीटी एवरेज है, तो इसलिए फिर उसको आपको आफ्टर मार्केट अच्छी करवानी ही पड़ती है। ठीक है। और आपने ब्लूटूथ की इसकी बात की है, जो कॉलिंग की, मतलब आपको जो सुन रहा होता है उसको आवाज़ जा रही होती है, ये सीन तो नहीं होता कि आवाज़ नहीं आ रही? इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, स्मूथ कन्वर्सेशन है उसमें, प्लेसमेंट अच्छी है उसकी, आपको कोई मसला नहीं आता। ठीक है। और ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है वो स्मूथ है, लाइक उसमें कोई लैग तो नहीं आता कनेक्ट करने में? नहीं, बिल्कुल स्मूथ है, कोई लैग नहीं आता आपका। इवन आप गाड़ी के पास भी खड़े हों तो आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। किसी के मतलब अगर ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो गाड़ी में एंटर होने से पहले ही उसका कनेक्टेड होता है।
ठीक हो गया। और बेसिक इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसके अंदर यूएसबी कनेक्टिविटी है, ऑक्स जी। है और बेसिक इंफोटेनमेंट दिया गया जी। है। उसके अलावा इसके एसी की तरफ अगर आए जी। तो एक तो इसका मैनुअल एसी है, जी, ऐसे ही manual है। AC ऐसे ही है। और इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है कि 660 सीसी गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छी है। ठीक है। इवन मैं कहता हूँ 1000 सीसी भी के लिहाज से बहुत अच्छी है। मेरे पास इससे पहले भी ऑल्टो ही थी 1000 सीसी, तो उससे भी मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो इसका एसी बहुत बेहतर है। ठीक है। और 660 सीसी इंजन आपने बात की है, तो उसके अंदर आपको कभी फील तो नहीं हुआ कि थोड़ी सी अंडर पावर्ड गाड़ी है? अंडर पावर्ड मुझे फील नहीं हुआ, क्योंकि मतलब गाड़ी की पिक बहुत अच्छी है। हाँ। गाड़ी की ओवरऑल ड्राइव उसकी फील बहुत अच्छी है, मुझे ऐसे फील नहीं हुआ। हाँ, मतलब इन्होंने जो गाड़ी का जो ड्राइव वेट जिसे आप कहते हैं ना, हाँ। वो बहुत कम रखा हुआ है। गाड़ी इटसेल्फ बहुत हल्की सी है, हाँ। जिसकी वजह से इसका इंजन जो है वो अंडर पावर आपको फील नहीं होने देता। मगर अगर इस गाड़ी में आप कोई 4 या 5 बंदे बिठा लें तब आपको थोड़ा सा फील होता है कि गाड़ी हैवी हो रही है, तब आपको थोड़ा सा फील होता है कि आप गाड़ी को जोर लेना पड़ रहा है। मगर अगर ये छोटी फैमिली है, आपकी 2 बंदे हैं, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ अंडर पावर हो। ठीक है। और 5 बंदे जब आप बैठा के अगर ड्राइव इसमें कर रहे हो, वैसे तो मुझे 5 से पहले आप ये बता दें कि पीछे जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है उसमें 3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं? 3 बंदे बैठ जाते हैं पीछे। अच्छा, अभी पीछे गौहर बैठे हुए हैं। गौहर, आप ज़रा बताएं कि इसकी कैपेसिटी पीछे कैसी है? तो लेकिन लेग स्पेस से कंपैरिजन करूंगा क्योंकि छोटी गाड़ियों में आती है। लेग स्पेस इतनी कंफर्टेबल है कि मुझे लग रहा है कि मैं एक बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है मैं छोटी गाड़ी में बैठा हूँ। ठीक है। और इसमें आपके हिसाब में जैसे आप बैठे हुए हैं 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, 3 मेरा ख्याल मुश्किल ही है इसमें। 3 तो है, वो तो वॉल्यूम की बात है ना, हाँ। बेसिकली लेग स्पेस की बात है, और गाड़ी 4 के लिए ही होती है। उस लिहाज से देखा जाए तो लेग स्पेस बहुत बेहतरीन है। हाँ, इन्होंने डिग्गी थोड़ी छोटी की उसकी वजह से, हाँ। लेकिन ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी है विद इन सिटी। हाँ। अगर आपने इंटरसिटी करना है ट्रैवल तो उसके लिए आपको डिग्गी या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक हो बाकी गया। बहुत बढ़िया है। मैं ठीक यहाँ है। पे एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। हाँ। डिग्गी इन्होंने छोटी दी है, मगर इन्होंने एक जो ये फीचर दिया ना कि पिछली सीट्स आपकी लेट जाती हैं, हाँ। उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो बड़े बड़े बैग जो बहुत बड़ी सेडान्स में भी नहीं आते, वो इस गाड़ी में मैं अक्सर लेके जाता हूँ। ठीक है। मतलब इवन के जो सिविक वगैरह का जो बूट स्पेस है उसमें एक बैग नहीं आ रहा था, हाँ। हमें कुछ लोगों को ड्रॉप करना था, तो फिर वो बैग जो है वो इसमें 3-4 आ गए। सीट आपने फोल्ड कर ली और सीट इसकी सीट fold हो गई। पूरी 1 पीस में फोल्ड होती है? 1 पीस में फोल्ड होती है ठीक पूरी है। सीट। मतलब 60-40 नहीं है जी, रेशियो। और फिर ये आपकी यानी कि कह लें कि आपके ड्राइवर के पीछे से लेके गाड़ी के एंड तक आपकी स्पेस बन जाती है, तो इसमें मैं बहुत हैवी और बड़ा सामान भी ट्रांसपोर्ट करता रहा हूँ। ठीक है। मतलब 2 अगर पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए पीछे एनफ लगेज कंपार्टमेंट बन जाता है, सीट्स पिछली वाली गिरा जी, कर। जी, जी। ठीक हो गया। तो मतलब ये 4 एडल्ट्स इसके अंदर इनफ हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बिल्कुल। लॉन्गर रूट पे। शहर में शायद एक बच्चा भी आप बैठा लें तो जी, ईजी जी। हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपने ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग शहर के अंदर होती है या लॉन्ग रूट पे? ज़्यादा ट्रैवलिंग मेरी शहर के अंदर होती है, मगर मैं लॉन्ग रूट पे भी इसको लेकर गया हूँ। ठीक है। तो मुझे इसकी एवरेज के बारे में बताएं। वो एवरेज ना बताएं जो मीटर के ऊपर आती है, क्योंकि वो बड़ी चेंज होती रहती है, बड़ी वेरिएशन जी। होती है उसमें। जो आपने खुद कैलकुलेट की हो इसकी फ्यूल एवरेज शहर के अंदर एसी के साथ और लॉन्ग रूट पे एसी के अच्छा, साथ। शहर के अंदर एसी के साथ जो मैंने इसकी फ्यूल एवरेज काउंट की है वो है 19। ठीक है। अब जब आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाते हैं और आप गाड़ी चलाते हैं 110 120 पे, हाँ। तो इसकी एवरेज कम हो जाती है। सही अभी है। दूसरी गाड़ियों में हालांकि लॉन्ग रूट पे एवरेज बढ़ जाती है, मगर इसकी एवरेज लॉन्ग रूट पे कम हो जाती है। सही है। अब आई डोंट नो, शायद इंजन छोटा है इस वजह से जब आप इसको एक हाई स्पीड पे लेके जाते हैं तो हाँ। ज़्यादा कंजप्शन हो जाती है, मगर इसका थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है। शहर के अंदर इसकी 19 एवरेज आपको मिलती है विद एसी, और विदाउट एसी इसका कह लें कि 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है, 20 तक भी चली जाती है ये। ठीक है। और लॉन्ग रूट के ऊपर कितनी आपको एवरेज मिली है? लॉन्ग रूट के ऊपर मुझे 17.5 विद एसी। ठीक है। मतलब 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है, लॉन्ग रूट पे कम हो जाती है। लॉन्ग रूट पे कम मतलब हो इसकी जाती जो ऑप्टिमम एक स्पीड है जिस पे मैक्सिमम एफिशिएंसी है इसकी जी। फ्यूल इकोनॉमी की, वो 80 से 90 के अराउंड है। 80 90 100 भी कह सकते हैं आप। ठीक है। मतलब जब 110 120 जाएंगे तो फिर उसकी फ्यूल एवरेज नीचे आ जाती है, बिल्कुल। क्योंकि एक छोटा इंजन भी है और इसकी 5 स्पीड मैनुअल है, ऐसे ही है? 5 ट्रांसमिशन। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि 120 के ऊपर अगर आपने ट्रैवल किया लॉन्ग रूट के ऊपर, तो 120 के ऊपर आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा इंजन पावर लग रही है? इंजन पावर बिल्कुल फील नहीं हुआ। 120 के ऊपर इंजन का आरपीएम, मतलब इसमें आरपीएम वाला मीटर तो नहीं है, मगर हाँ। आप ये फील कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आरपीएम इसका नहीं जा रहा, इंजन की बहुत ज़्यादा पावर नहीं लग रही, ये आप फील कर सकते हैं। मगर
क्योंकि गाड़ी बहुत ही लाइट वेट है और गाड़ी की शेप इतनी एरोडायनामिक नहीं है, आगे से ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इस वजह से आपको ये फील होता है कि गाड़ी फ्रंट से जो है ना थोड़ी सी मतलब शेकी हो रही है। नहीं, शेकी भी नहीं कह सकते, मगर लाइट वेट हो रही है। ठीक है। तो इसलिए मतलब ऑब्वियसली ये गाड़ी 120 के लिए नहीं बनी, ये गाड़ी जो है वो एक शहर में ड्राइव करने के लिए बनी है। तो उधर आपको थोड़ा सा फील होता है कि आप जो है वो गाड़ी को ओवर स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा अगर इसको गाड़ी को ज़्यादा डिफाइन किया जाए तो इट्स मोर ऑफ अ सिटी कार देन यूजिंग इट ऑन अ लॉन्ग रूट। बिल्कुल, बट आप ये नहीं कह सकते कि आप इसको लॉन्ग रूट पे ये फेल है या लॉन्ग रूट पे ये फिजिबल नहीं है। मैं इस पे मतलब नॉर्थ एरियाज पे बहुत स्टीप हाइट्स पे गया हूँ और ये बहुत इजीली चढ़ती है, मतलब कि आपको कहीं पे ये नहीं फील होने देती कि ये लॉन्ग रूट के लिए या कहीं नॉर्थ एरियाज के लिए नहीं है। ठीक है, अकेले गए हैं या फिर आप पूरी गाड़ी भर के गए थे? मैं यहाँ पे 3 बंदों के साथ गया था। अच्छा, यही वजह है ना, उसकी मेन वजह भी है। ठीक हो गया। तो मतलब वो आपको ऐसा इसमें कोई इशू नहीं आया, लॉन्ग रूट पे भी आपने ट्रैवल किया तो? अच्छा, मुझे इसका मेंटेनेंस की तरफ आ जाएं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? ठीक है, बिल्ड क्वालिटी इसके इंटीरियर की थोड़ी सी बिल्कुल एवरेज है। ठीक है, मतलब मैं इसका थोड़ा सा वो कहूँगा क्योंकि इसमें आपको ना यानी अगर आप इसको प्रेस करें तो थोड़े से दरवाजे इसके आपको फील होता है जैसे अंदर प्रेस हो रहे हैं। कंप्लीट प्लास्टिक है? कंप्लीट प्लास्टिक है। ठीक है। और प्लास्टिक तो सारे ही होते हैं, मगर ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके एक्सटीरियर की बिल्ड क्वालिटी करें तो वो भी बहुत ही लाइट वेट है, मतलब हल्का सा पुश से डेंट पड़ जाता है। तो इस लिहाज से जो है ना मतलब बिल्ड क्वालिटी इसकी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इंजन वाइज अगर आप कहें तो इंजन वाइज मेरा ख्याल है अच्छी है, ट्रांसमिशन वाइज अच्छी है, ब्रेक इसकी ABS ना होने के बावजूद भी अच्छी है, सस्पेंशन इसकी ओवरऑल अच्छी है, मगर बिल्ड क्वालिटी मुझे इंटीरियर की एक्सटीरियर की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। ठीक है। हाँ, नहीं, इसका क्योंकि बेसिकली एक फ्यूल इकोनॉमी कार के तौर पे बनाया गया था तो उसी तरह से उसके डायनामिक्स सारे मेंटेन किए गए हैं, बट स्टिल ये जो आपने बात की है इसकी एक्सटीरियर क्वालिटी की, ये काफ़ी सारे लोगों का यही इसके बारे में कंसर्न है। और इवन रोड पे भी आप अगर देखें तो अक्सर गाड़ी को हल्का से भी टच हो जाए तो पूरा उसका बॉडी बेंड हो जाती मतलब है। अक्सर ये गाड़ी जो है वो डेंट वाली ही देखी होगी। ऐसे ही है, वो हल्का सा टच होने की देर है कि गाड़ी बिल्कुल ही फारिग हो जाता है उसकी बॉडी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक आपका कोई इसके ऊपर कोई रिप्लेसमेंट आपने करवाई हो पार्ट्स की? जैसे आप लाहौर में अगर गाड़ी आप कह रहे हैं मैं ज़्यादा सिटी में चलाता हूँ तो आपकी ना भी गलती हो, कोई ना कोई मार के चला जाता है गाड़ी को, तो कोई ऐसी रिप्लेसमेंट अभी तक गाड़ी की हुई हो पार्ट्स की? जी, मैंने फेंडर्स का अभी तक एक रिप्लेस करवाया हुआ है और बम्पर रिप्लेस करवाया हुआ है पिछले वाला। क्या उसकी कॉस्ट कितनी आई थी? फेंडर की कॉस्ट आई थी ये मैंने चेंज करवाया था 2020 में, उसकी कॉस्ट आई थी 15,000 का फेंडर था। ठीक है। और उसके ऊपर तकरीबन कह लें कि 5500 उन्होंने पेंट का लिया था, 20,000 लग गया था फेंडर का। अच्छा, और बम्पर? बम्पर जो है इसका मैंने मोंटगोमरी से लिया था, वो मुझे मिला था 3500 का। और इसी तरह वो भी पेंट भी मैंने बाहर से करवाया था तो वो 3500 ही उसके ऊपर पेंट के चार्जेस थे। मतलब 7,000 का आपको पिछला बम्पर? जी, 7,000 का। आपको फेंडर की प्राइस बता रहा हूँ, ये मैं आपको सुजुकी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो 20,000 आपको पड़े थे फेंडर के जी। वो कंपनी की तरफ से था जो आपने बम्पर आफ्टर मार्केट लगवाया जी, वो 7,000 का इंक्लूडिंग पेंट। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने जो बात की है इससे मुझे ये भी बता दें सुजुकी के पार्ट्स और आफ्टर मार्केट पार्ट्स में डिफरेंस कितना है? सुजुकी के पार्ट्स और आफ्टर मार्केट पार्ट्स में डिफरेंस है। मतलब बम्पर आपने जो चेंज करवाया वो सुजुकी से कितने का हो रहा था? वो सुजुकी से हो रहा था तकरीबन 7,000 का, मतलब कहने की हाफ प्राइस का फर्क था। ठीक है, मतलब विदाउट पेंट 7,000 का? जी, विदाउट पेंट 7,000। ठीक है। मतलब और पेंट का भी उन्होंने मेरे से वही 5500 उनका पर पीस है, तो पेंट का डाल के तकरीबन ये मुझे 13-14,000 में पड़ जाना था और उसी की हाफ प्राइस पे मैंने बाहर से करवाया। ठीक है। और उसमें आपको कोई डिफरेंस तो नहीं क्वालिटी में फील हुआ? ताइवान वाला बम्पर है, ये लाइट वेट है, उससे ज़्यादा लाइट वेट है सुजुकी वाले से। ठीक है। इसके अलावा मुझे बताएं इसके जो हेडलाइट्स हैं, फ्रंट हेडलाइट्स जो हैं और जो इसकी ब्रेक लाइट्स हैं, उनकी आपने प्राइस का पता किया? जी, इसका 32,000 का पेयर है जो फ्रंट की हेडलाइट्स हैं। ठीक है। और जो ब्रेक लाइट्स हैं वो 8,000 की यानी 16,000 की, वो दोनों कह लें हम। अच्छा, वैसे हैं तो काफी छोटे साइज लाइट्स हैं। मैं भी इस बात पे हैरान हुआ था कि वो इतनी छोटी सी लाइट्स हैं बट स्टिल वो इतनी एक्सपेंसिव है और उनमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, कुछ सिंपल हैलोजन लैंप्स हैं उसके अंदर। अच्छा, 16,000 की रियर है और फ्रंट 32,000 की है।
ठीक है, और अभी तक रिप्लेस तो नहीं कोई हुई? नहीं, रिप्लेस नहीं हुई। एक मेरी क्रैक हुई है, मगर वो मैंने अभी तक सिर्फ वही किया है, उसको रिपेयर करवाया है, रिप्लेस नहीं किया अभी तक। ठीक है, इसके अलावा मुझे बताएं कि इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी रनिंग एक्सपेंसेस जो है, लाइक इसका आप ऑयल चेंज एक तो कितने किलोमीटर्स के बाद करवाते हैं, और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर तक सारा कुछ मिला के वो कितने किलोमीटर्स के बाद करवाते हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी आती है? वेरी लो मेंटेनेंस गाड़ी है। आप फ्यूल एवरेज के साथ साथ इसकी जो ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज और एयर फिल्टर चेंज, ये तीनों चीज़ें मेरी तकरीबन 6,000 से 7,000 पे कॉस्ट करती हैं अब, क्योंकि अब ऑब्वियसली चीज़ें हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। तो पहले ये करती थी मेरी तकरीबन 4,000 पे तीनों चीज़ें कॉस्ट करती थी। ठीक है, और कितने किलोमीटर्स के बाद? तो 5,000 पे करवानी चाहिए, मैं 4,500 पे करवा लेता हूँ, और ये मैं सुजुकी से ही करवाता हूँ। ठीक है, 4,500 पे आप करवाते हैं, 6-7 हज़ार कॉस्ट आती है आपको, तकरीबन आपको 1.5 रुपये पड़ रही है पर किलोमीटर ये। ऐसे ही है। ठीक है, जो कि आई थिंक 1000 सीसी में भी अगर जाएं तो फिर भी इतनी ही कॉस्ट है, बट स्टिल चलें फैज़ान, हमने इसके तमाम फीचर्स तो डिस्कस कर लिए हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हो गई है। अब मुझे आप ये बताएं कि आज आपने अगर गाड़ी को दोबारा अपग्रेड करना हो तो कौन सी गाड़ी लेंगे आप? शरिया में प्रॉब्ली इसके बाद जो है वो कल्टस ही लूँगा। कल्टस जो नया मॉडल है? जो नया मॉडल है। ठीक है, उसकी प्राइस का पता है आपको? जी, मेरा ख्याल है 3.5 मिलियन की होगी वो। हाँ, जो टॉप ऑफ द लाइन है वो तकरीबन इतने का हो गया। ठीक है, तो मतलब उसके अलावा आपके ज़हन में नहीं कोई ऑप्शन आती कि मैं यूज्ड मार्केट में कोई जाके गाड़ी ले लूं? नहीं, मेरा वो शुरू से वही है कि गाड़ी मतलब लेनी है तो नई लेनी चाहिए, कि आपको कम से कम पीस ऑफ माइंड हो कि आपने अभी आपका प्लान बनाया कि आपने आउट ऑफ सिटी जाना है, कहीं और जाना है, तो आपको पहले मैकेनिक के पास चक्कर ना लगाना पड़े, आप जा सकें। ठीक है, तो यानी अगर कल्टस आपकी 7 मिलियन की भी होगी, जिस तरह प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो आप नई गाड़ी ही लेंगे, 7 मिलियन ही लेंगे कल्टस के लिए? अगर कल्टस 7 मिलियन की होगी तो फिर ये भी तो कोई 6 मिलियन की हो जाएगी, तो मेरा डिफरेंस तो वही रहेगा। नहीं, इतनी यूज में तो 6 मिलियन पे करके नहीं जाएगी ना। स्टार्ट में जो सेकंड हैंड गाड़ी इस्तेमाल की थी ना, उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उससे काम बहुत है, इतना होता नहीं है। आप यूज्ड मार्केट में जाके तो देखें, आपने अपने हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती हैं यूज मार्केट में। ये है कि मेरी गाड़ी का यूजेज डेली यूजेज वाला है, तो मेरी गाड़ी जो है वो दिन का 100 किलोमीटर चलती है। अच्छा, नहीं, कितने टाइम तक आपका अपग्रेड करने का प्लान है? मेरा प्लान आप कह लें कि जिस दिन इस गाड़ी ने कोई पहला काम निकाला ना, उस दिन मैंने अपग्रेड कर लेनी है। ठीक है, अगर वो 10 साल ना निकाला उसने तो मैं 10 साल चला सकता हूँ ये। ठीक है, मतलब 10 साल आप यही चलाते रहेंगे, और 10 साल के बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा, अगर उसका कोई काम निकल आया तो उसके बाद कल्टस आपको 1.5 करोड़ की मिलनी है और आपने लेनी नई गाड़ी है। ऐसे तो मैंने लेनी नई गाड़ी है, चाहे फिर जो मर्जी हो। शायद ये फिर उसके बाद ऑल्टो की जगह ब्रावो ही लेंगे, मुझे लगता है। नहीं, फिर ये वाकई डाउनग्रेड इनको करना पड़ेगा। खैर, ये तो खैर एक मजाक की हद तक हो गया, लेकिन गाड़ियों की बड़ी इनसेन प्राइसेस हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर कि वैल्यू टू मनी कोई भी गाड़ी इस वक्त नहीं है। इवन अगर मैं इस ऑल्टो की भी बात करूं, इस वक्त ये 22-23-24 लाख रुपए पे चली गई है, जो कि आई थिंक इसकी ट्रू वैल्यू नहीं है। आप अगर आज ले रहे होते तो ये लेते ऑल्टो इतने में? मैं अगर आज ले रहा होता तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही ना होती, तो फिर मैं ऑल्टो ही लेता। मतलब आपने छोड़ना नहीं है, लेनी नई गाड़ी है आप? लेनी नहीं गया गाड़ी। ठीक हो गया, मतलब इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करेंगे। गाड़ी की जो सिर्फ खुशबू है ना, हाँ, सिर्फ वो सूंघने के पैसे हैं। तो खुशबू आप वो फ्रेगरेंस मिल जाती है, वो ले लें। वो नहीं, इस पे नहीं पैसे खर्चते हैं। नहीं, गाड़ी की। अच्छा, फ्रेगरेंस आपने नई नहीं लेनी, लेकिन गाड़ी नहीं लेनी है। गाड़ी मैंने नहीं लेनी है। ठीक है, तो अभी तक मरी नहीं है इसकी 4 सालों में फ्रेगरेंस? अब तो मर गई है, तो फिर कर लें चेंज गाड़ी। मैं हर हफ्ते तो नहीं चेंज करूंगा। अच्छा, चलिए, नहीं, हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको इतना दे कि आप डेली गाड़ी चेंज करें इंशाल्लाह। तो बाकी थैंक यू वेरी मच फैज़ान, आपने गाड़ी के तमाम हमें फीचर्स के बारे में बताया है और एक ओपिनियन अपनी दी है एज अ यूज़र फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। और आई थिंक व्यूअर्स, ये आपके लिए भी बड़ी हेल्पफुल वीडियो होगी अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं। वैसे तो इसकी जो प्राइस हो चुकी है एक आम आदमी की रेंज से, वो भी आउट हो चुकी हुई है, बट स्टिल अगर आप इसी बजट में गाड़ी देख रहे हैं तो आपको यूज़ कार में भी ये गाड़ी मिल सकती है। अगर आप इनके मशवरे पे जाएंगे तो यूज़ कार आप ले ही नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। खैर, बहरहाल आई होप दिस वाज वेरी यूज़फुल फॉर यू। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कॉमेंट्स में अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।